हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। और आज दोस्तों वर्णमाला से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं उन्हीं प्रश्नों का टेस्ट कराने वाले हैं। टेस्ट कराने से पहले मैं जल्दी में आपको सिर्फ बता दूं ताकि आप जैसे ही मैं बोलूंगा कि आप इसमें से कितने प्रश्नों को सॉल्व कर ले रहे हैं तो फटाफट आप आंसर देने लगें। इसीलिए आइए शुरू करते हैं। वर्णमाला के कुछ जल्दी मैं आपको बताने वाला हूं। देखो यहां पे पहला मैं दिया हूं ह्रस्व स्वर, यानी ये स्वर के बारे में है, ये व्यंजन के बारे में है। तो आपको पता है ना स्वर, तो स्वर में आप देखेंगे एक ह्रस्व स्वर होगा। जिन स्वर वर्णों को बोलने में एक मात्रा अथवा सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कभी कभी संख्या पूछ देगा। अ, छोटी, छोटा उ और री। दीर्घ किन्हें कहते हैं? जो ह्रस्व स्वर का दुगुना समय ले, अर्थात जितने समय में अ बोला जाए उसका दूना समय ले आ बोलने में, बड़ी बोलने में, बड़ा उ बोलने में। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। यानी कि ऐसे स्वर वर्ण जो ह्रस्व स्वर का दूना समय अर्थात 2 मात्राओं का समय ले तो दीर्घ स्वर वर्ण। तीसरा संयुक्त स्वर वर्ण। विजातीय स्वर वर्णों के योग से जो वर्ण बनते हैं उन्हें संयुक्त कहते हैं। विजातीय मतलब जो अ और ई से मिलके ए बनते हैं, अ और आ के बाद उ और ऊ आते हैं, ओ बनते हैं। तो इस प्रकार से इनकी संख्या हो जाएगी 4, जिन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। अग्र स्वर, जीभ के आधार पर जब हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं स्वरों का, कौन सा आगे के भाग से निकलता है, कौन मध्य के भाग से निकलता है, कौन पश्च यानी पीछे से निकलता है। तो छोटी, बड़ी, ए और ऐ इनकी संख्या 4 है, ये अग्र स्वर कहलाते हैं। और मध्य स्वर जो बीच से, जीभ के बीचों बीच से साउंड निकलता मात्र 1 है, अ। और पश्च स्वर यानी आ, छोटा उ, बड़ा उ, ओ और औ क्या हो जाएगा? पश्च स्वर के अंतर्गत आ जाएगा। इसी प्रकार से देखो स्पर्श व्यंजन किन्हें कहेंगे? जो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ के स्पर्श से बोले जाते हो। अर्थात यहाँ पे है ना क वर्ग, ये कंठ से बोला जाता है, ये तालु से बोला जाता है यानी च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण। कंठ, तालु, मूर्धा से बोला जाता है, त, थ, द, ध, न। दंत से बोला जाता है और ये ओष्ठ से बोला जाता है, प, फ, ब, भ, म। इनकी कुल संख्या कितनी है? 5 वर्ग है और 5 वर्ण है। 5 पचे 25 हो गया। ठीक है, तो यहीं से मैं इसको फार्मूला को बताने वाला हूं। 5 वर्ग हैं, इनकी संख्या कितनी है? 25 है। अल्प प्राण, अब इन्हीं में देखो अल्प प्राण पूछ देगा तो एक शानदार सा ट्रिक ले लो। विषम संख्या और य, र, ल, व। तो कहेंगे सर विषम संख्या य, र, ल, व से हम कैसे याद करेंगे? तो देखो यहां मैं नंबर सिस्टम डाल देता हूं, 1 2 3 4 5 और इधर से भी डाल देते हैं 1 2 3 4 5, यानी ये 1 2 3 4 5, यानी ये संकेत इधर से करेगा और क वर्ग, च वर्ग का इधर से करेगा। ठीक है, तो यहां मैंने लिखा 135 य, र, ल, व। तो देखो 135 का मतलब क के ये जितने भी वर्ण हैं ये क्या हैं? अल्प प्राण हैं। फिर मैंने कहा विषम संख्या दूसरा 3 है, तो ये 3 आपका क्या हो जाएगा? अल्प प्राण हो जाएगा। फिर 5 यानी अनुनासिका वर्ण, इसे अनुनासिका वर्ण भी कहते हैं। तो ये तीनों मिलके क्या हो गए? अल्प प्राण हो गए। प्लस य, र, ल, व। तो अगर य, र, ल, व नहीं याद हो रहा है तब क्या करेंगे? तो इतना याद हो जाएगा, विषम संख्या 3 यानी लगातार 3 विषम संख्या, और य, र, ल नहीं याद हो रहा तो वाई आर एल भी कर दो। वाई से य, आर से र, यल से ल और वी से व। है ना आसान ट्रिक? अगर लग रहा है कि आसान है तो कम से कम एक लाइक तो कर ही सकते हैं। तो अल्प प्राण समझ में आ गया। स्पर्श से आ गया महाप्राण। अब देखो महाप्राण, अल्प प्राण का मतलब जिनको बोलने में सबसे कम वायु लगता हो। ठीक है, और महा मतलब ज्यादा लगता हो। तो ज्यादा में कौन हो जाएगा? सम संख्या, यानी अब कौन बचा है? 2 बचा है और 4 बचा है, यही तो बचा है। और यहां पे क्या? श, ख, श, ह। तो कहेंगे सर ये नहीं याद हो रहा है। क्यों नहीं याद हो रहा है? इसका भी अंग्रेजी बना लीजिए, ट्रिपल एस एच और सम। याद हो गया? चलिए, सघोष और अघोष। देखो सघोष को कहीं कहीं घोष वर्ण भी कहा जाता है।
तो कंफ्यूज मत होइएगा। ऐसे व्यंजन वर्ण जिनको उच्चारण करने में स्वतंत्र तंत्रिका में कंपन उत्पन्न हो तो उन्हें सघोष कहते हैं, और जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने में स्वतंत्र तंत्रिका में कंपन उत्पन्न न हो अघोष कहते हैं। तो चलो सघोष देखते हैं। 345, तो यहां देखो अब ये लाइन 3 4 5 ये आपका क्या हो जाएगा, अघोष सघोष हो जाएगा, ठीक है, सघोष हो जाएगा। और प्लस YRLVH यही याद कर लीजिए, 345 YRLVH याद हो गया सघोष। और अघोष को कैसे याद करेंगे, 12। अरे भाई जब 3 4 5 खत्म हो गया इधर से तो यही तो बचेगा, तो यही तो होगा आपका अघोष जिनका उच्चारण करने में श्वसन तंत्रिकाओं में कंपन उत्पन्न न हो। और इसको श श श एक केवल यच नहीं रहेगा, यस याद कर लीजिए, ट्रिपल यस। अंतस्थ व्यंजन वर्ण जो जीभ तालु दंत ओष्ठ से बोले जाते हैं लेकिन पूरा स्पर्श नहीं करते हैं, इसीलिए इनको अर्ध व्यंजन वर्ण भी कहते हैं, इनको कोमल व्यंजन वर्ण भी कहते हैं और अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं। तो इसको भी याद कर लीजिए, अंग्रेजी में याद कर लीजिए। भाई हिंदी से नहीं प्रेम हो रहा है तो अंग्रेजी से मोहब्बत कर लीजिए। तो अंग्रेजी से मोहब्बत करेंगे तो अंतस्थ व्यंजन का क्या हो जाएगा, YRLV याद हो गया, जिंदगी में नहीं भूलेगा, अंतस्थ व्यंजन YRLV, ठीक है। अगला है ऊष्म व्यंजन। अब देखो ऊष्म व्यंजन क्या होता है, जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने में ऊष्म वायु द्वारा घर्षण से उत्पन्न अधिक ऊर्जा लगता हो तो ऊष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसे कभी कभी संघर्षी व्यंजन भी पूछ देता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसमें क्या है, श ख श ह यानी ट्रिपल एस और एच। तो ये था सिर्फ बेस था, आगे मैं लिख के आपको टेस्ट दे रहा हूं, वहां देखिए बहुत मजा आने वाला है। यही देख के भागिएगा मत, क्योंकि टेस्ट देंगे तो बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो मैं आगे लिख के आपको टेस्ट दे रहा हूं। आपका शुरू हो गया टेस्ट। तो पीछे मैं जो पढ़ा चुका हूं उन्हीं का आज टेस्ट ले रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसमें जो प्रश्न है आप उन प्रश्नों में से कितना सही कर ले रहे हैं वो पहले कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बता दीजिए। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ जो भी प्रश्न है ब्लू कलर से जो लिखा हुआ है, यूपीपी का एग्जाम से लेके यूपी पीसीएल एग्जाम, मंडी परिषद एग्जाम, स्टेनोग्राफर का एग्जाम, फिर आपका लोअर सबऑर्डिनेट के एग्जाम, फिर आपका यूपीएससी का एग्जाम, फिर आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट का परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को समाहित किया हूं। तो इस वीडियो में आप बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है कि वर्णमाला में कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। कंफ्यूजन यही हो जाता है, जब पूछ दे पुल्लिंग है और जब पूछ दे पुल्लिंग नहीं है तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। यानी इस प्रश्न को समझने का कोशिश करिए। पहला प्रश्न कह रहा है कि वर्णमाला में कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है, यानी 3 पुल्लिंग होगा और 1 नहीं है, यानी कि 1 कौन होगा, स्त्रीलिंग होगा। बस देखिए उसी से पकड़ लीजिए। अ और आ स्त्रीलिंग के अंतर्गत नहीं आएगा, पुल्लिंग आएगा। अ और प ये भी गलत हो गया, तो छोटी और बड़ी क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। वही तो पूछ रहा है कि वर्णमाला में कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है, तो क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। चलिए ये पूछा है यूपीएसआई 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। दिया है आधा द जब हलंत लग जाए तो वर्ण आधा हो जाता है, फिर पूरा अ, आधा क, आधा ख वाला श और पूरा अ मिल के क्या बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न पूछा गया यूपीएसआई 2017 का पूछा गया प्रश्न। यहां देखिए, तो यहां देखते हैं कि जब द और अ मिलेगा तो द बनेगा। तो चलिए यहां द है, यहां भी द है। आधा क और आधा ख और श मिलके छ बनता है और छ में अ की ध्वनि छिपी रहती, यानी स्वरों का सहायता लेता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, दक्ष सही हो जाएगा और ये आपका द क श गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लुंठित ध्वनि है। लुंठित ध्वनि के विषय में अभी पहले मैं बता चुका हूं। लुंठित मतलब बोलने में आपकी जिह्वा क्या हो जाए, लुढ़क जाए, या प्रकंपित ध्वनि भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन से भी काट के देख सकते हैं। यहां देखिए र है, तो र तो होगा नहीं, ये अनुनासिक वर्ण है, तो पहले ही काट दीजिए। ध स्पर्श व्यंजन का है, ठीक है, दंत से बोला जाता है स्पर्श से, तो ये भी गलत हो गया। सही क्या हो गया, र बोलते हैं तो हमारी जिह्वा क्या हो जाती है, लुढ़क जाती है। तो लुंठित वर्ण अथवा प्रकंपित वर्ण यानी कंपन हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ओष्ठ स्पर्श व्यंजन अल्प प्राण अघोष वर्ण है, ऐसे प्रश्न पूछता है। आप एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा कि एक नहीं, एक प्रश्न में 3-3, 4-4 प्रश्न छुपे रहेंगे। यहां 3 वर्ण दिया और कह रहा है ऐसा कौन सा वर्ण है जो ओष्ठ के स्पर्श से बोला जाता हो, स्पर्श व्यंजन के भी अंतर्गत आता हो, और अल्प प्राण भी हो, और अघोष वर्ण भी हो, ठीक है। तो देखो यहां देख लो, पहले ओष्ठ से बोला जाता है, तो पहले हम देखेंगे कि प और फ ओष्ठ से बोला जाता है, द नहीं बोला जाता है। तो द को पहले ही हम काट देते हैं, काट दिए। ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं। कह रहा है ओष्ठ स्पर्श व्यंजन अल्प प्राण और अघोष वर्ण है, तो देखो ओष्ठ से तो द नहीं बोला जाता है, तो इसको काट दीजिए। अब ओष्ठ से प और फ बोला जाता है, तो दोनों को लेके चलते हैं। स्पर्श व्यंजन कह रहा है, तो स्पर्श व्यंजन में प फ ब भ आता है, तब भी दोनों है। अब पूछ रहा है अल्प प्राण, तो मैंने अल्प प्राण का आपका क्या दिया था, 135 YRLV, मैंने आपको पढ़ाया था 135 YRLV, यानी एक लाइन का, तीसरे लाइन का और पांचवें लाइन का, और य र ल व, ये क्या कहलाता है, अल्प प्राण कहलाता है, यही ना। तो देखो यहां पे प तो हो गया, अब अल्प प्राण में आते हैं तो प पहले लाइन में आता है, तो ये सही है, ठीक है। फ आपका दूसरे लाइन में आता है, 2 दिया ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये फ गलत हो जाएगा, प आपका क्या हो गया, सही हो गया। समझ में आ गई बात, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर आ रहा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए। चलिए इस प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं ऑप्शन से भी। तो यहां ये पूछा गया यूपी पीसीएल एग्जाम 2018 का पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है, मंडी परिषद एग्जाम 2019 का पूछा गया प्रश्न। क्या कह रहा है कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है। अब स्पर्श व्यंजन किन्हें कहते हैं, जो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत के ओष्ठ के स्पर्श से बोले जाते हों, तो उनके 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, और पांचों के 5-5 वर्ण होते हैं, क ख ग घ अंग, च छ ज झ, ये 5 × 5 = 25। तो देखो 25 आपका सही हो जाएगा, 33 आपका गलत हो जाएगा। ये व्यंजनों की संख्या हो गई, 35 भी गलत हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? अब देखो अनुनासिक वर्ण किसे कहेंगे, जो हमारा स्पर्श व्यंजन है ना, उसका 5वां वर्ण, 5वें नंबर का, यानी अंग, इ, ड़, न, म, ये अनुनासिक वर्ण है। और अनुनासिक वर्ण का उच्चारण किससे होता है? नाक और मुंह दोनों से होता है, ठीक। तो देखो यहां पे ब है, तो ब तो होगा नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे, काट देंगे ऑप्शन से। थ भी नहीं होगा, इसको भी काट देंगे, 5वें वर्ण में नहीं आएगा। अरे त थ दूसरे वर्ण में आ रहा है, तो म आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प फ ब भ म, तो म आपका हो गया अनुनासिक वर्ण। ये पूछा गया स्टेनोग्राफर परीक्षा 2019 का पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं?
ये तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन रक्षक परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न, जो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या पूछ रहा है। ये कह रहा है सभी स्पर्श व्यंजन, यहां ध्यान दीजिए, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है। यानी कहने का अर्थ यह है कि तीन विकल्प दिया है, तो तीनों में 4-4 वर्ण दिया है, कौन सा चारों वर्ण ऐसा है कि इस वर्ग में सारे के सारे स्पर्श व्यंजन के वर्ण हो, यानी कंठ, तालु, मूर्धा, दंत के ओष्ठ के स्पर्श में उच्चारित होने वाले वर्ण हो। तो देखो इसको ऑप्शन से भी आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे? देखो यहां पे इधर से चलते हैं, य तो पहले ही इसको काट देते हैं। अरे भाई प, फ, ब, भ, म के बाद य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन हो जाता है, स्पर्श तो होता ही नहीं है। और यहां स्पष्ट पूछ रहा है कि स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग का है, तो यह आपका क्या अंतस्थ व्यंजन हो गया, तो इसको यहीं काट दीजिए, आगे आपको दौड़ने की जरूरत ही नहीं है, पहले पकड़ा गया चोर। दूसरा आते हैं क, र, ल, ह, तो देखो क स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत तो आएगा, लेकिन र जो है अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आएगा। य, र लुंठित वर्ण जो ऊपर पड़े हैं, तो इसको भी काट दीजिए, आगे आपको बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आगे आपको बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब देखते हैं क, तो क स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आएगा जी, क वर्ग का है। च ये भी आएगा, प वर्ग का है, और द दंत से जो बोला जाता है, त, थ, द, ध, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, पहला ऑप्शन सही हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे बच्चों, ध्यान से वीडियो पूरा देखिए। अगला प्रश्न, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। जब देखो अंतस्थ व्यंजन पूछ दे, अथवा कोमल व्यंजन वर्ण पूछ दे, अथवा अर्ध स्वर अर्ध व्यंजन वर्ण पूछ दे, तो तीनों का मतलब क्या है, YRLV। मैं दिया हूं ना, YRLV, यानी Y से य, R से र, और L से ल, और V से व, यानी य, र, ल, व आपका अंतस्थ व्यंजन होता है, अर्ध व्यंजन वर्ण कहलाता है, कोमल व्यंजन वर्ण कहलाता है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। तो देखो न दिया है तो गलत, घ दिया है गलत, और ल दे दिया तो सही। तो एक ट्रिक याद कर लीजिए, कंठस्थ व्यंजन का ट्रिक हो गया YRLV। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अनुस्वार किसका कार्य करता है। अनुस्वार समझते हैं ना किसे कहते हैं, अनुस्वार मतलब अंग, और इसको कहते हैं अनुनासिक अह को, और इन दोनों को मिला के कहा जाता है अयोगवाह। और सबसे पहले अयोगवाह किसने कहा था, किशोरी दास वाजपेयी जी ने। और किशोरी दास वाजपेयी जी कौन थे, हिंदी के पाणिनि कहे जाते हैं, नोट कर लीजिए दिमाग में। ठीक है, तो कह रहा है कि ये अनुस्वार किसका कार्य करता है, स्वर का कार्य करता है, या व्यंजन का कार्य करता है, या पंचम वर्ण का कार्य करता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, आज मैं बता दे रहा हूं, दिमाग में बैठा लीजिए और जीवन में भूलिएगा मत, क्योंकि यहां से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो मेरे बच्चों, जब अंग हो और रह हो, अंग को अनुस्वार, इसको अनुनासिक कहते हैं, यानी अंग नाक से बोला जाता है और अनुनासिक नाक और मुंह दोनों से साउंड निकलता है। ठीक है, तो देखो अनुस्वार जो होता है, जब कोई वर्गीय व्यंजन हो, वर्गीय व्यंजन मतलब स्पर्श व्यंजन का कोई वर्गीय व्यंजन हो और उसके आगे कोई वर्गीय व्यंजन हो, तो पंच अक्षर में बदल जाता है। जैसे गंगा अंग में बदल जाता है। ठीक है, चंच इया में बदल जाता है। समझ में आ रही है बात, तो अनुस्वार में बदल जाता है। लेकिन अगर वर्गीय व्यंजन न हो तब किस में बदल जाता है, यही अंग अनुस्वार मकार में बदल जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, अलंकार। अब देखो ल जो है वर्गीय व्यंजन तो है नहीं, अब इसके ऊपर अनुस्वार लगा है, तो जब वर्गीय व्यंजन नहीं है तो मकार में बदल जाएगा। मकार मतलब म लगा के आधा हलंत लगा दीजिए, तो ये अलंकार क्या हो जाएगा, अलम, अलम धन कार हो जाएगा। समझ में आया। उपसर्ग पूछ दे अलंकार में कौन सा उपसर्ग है, तो अलम नहीं है, अलंग, अलंग नहीं होगा, अलम होगा। ठीक है, तो अनुस्वार किस में बदल जाता है, स्वर में, जी नहीं, क्योंकि अनुस्वार तो स्वर के साथ लिखा जाता है लेकिन स्वर में उसकी गिनती ही नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन वैसे ही कट गया। विसर्ग में बिल्कुल नहीं,
क्योंकि विसर्ग मतलब अह को विसर्ग भी कहते हैं, तो वो भी गलत हो गया। तो बचा क्या आपका, पंचम वर्ण में बदल जाता है, यानी पांचवें वर्ण में बदल जाता है। समझ में आ गई बात। अगला प्रश्न, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। देखो ऐसे प्रश्न परिभाषा दे देगा, कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। लोअर एग्जाम 2019 में पूछा गया प्रश्न कह रहा है कि जब हिंदी स्वरों का वर्गीकरण करते हैं जीभ के भाग के आधार पे, जीभ के भाग यानी कि जीभ के आगे वाले हिस्से से कौन सा स्वर निकलता है, मध्य से कौन सा निकलता है और पश्च से कौन निकलता है, यानी अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ठीक है। तो कह रहा कि इसमें कौन से अंतर्गत के नहीं आएगा, तो देखो पश्च स्वर तो आएगा ही आएगा ना, तो ये भी सही है। मध्य स्वर भी आता है, अग्र स्वर भी आएगा, लेकिन विवृत स्वर यहां पे सही कर देंगे। क्यों? क्योंकि विवृत स्वर जो है वह स्वर के जीभ के भाग के आधार पे नहीं आता है, यह वृत्ताकार स्वर अथवा अर्धवृत्ताकार स्वर, ठीक है। जिसको बोलने में मुंह का आकार ओठ का आकार गोल हो जाए तो वृत्ताकार, और जिसमें ओठ का आकार गोल ना होके चिपटा रहे अंडे के आकार का तो अर्धवृत्ताकार स्वर कहते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अगला, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन सा है। देखो बाबू, यूपी पीसीएस 2012 का पूछा गया क्वेश्चन है, पीसीएस लेवल का एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन सा है। ऊष्म न पूछ के संघर्षी पूछ दे तो तब भी वही है, यानी जिसको उच्चारण करने में हमारी वो व्यंजन वर्ण जो उच्चारित होने में ऊष्म वायु द्वारा घर्षण से उत्पन्न, संघर्ष से उत्पन्न उच्चारित हो तो उन्हें संघर्षी व्यंजन या ऊष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं, ठीक है। तो उसमें आता है क्या क्या, त थ द ध न, नहीं भाई, त थ द ध न तो आएगा ही नहीं, ये तो स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत आ गया, तो ये कट गया। बड़ा श ख श ह जी यही आएगा, और ट ठ ड ढ ड़ ये नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। यह यूपी पीसीएस 2012 का पूछा गया प्रश्न, आबकारी परीक्षा 2016 का पूछा गया प्रश्न। अगला, इनमें कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त समझते हैं ना, जो दो व्यंजन वर्णों के योग से बना हो, संयुक्त मतलब जुड़ना, ठीक। तो देखो ऑप्शन से ही आप कर सकते हो। यहां पे देखो, यहां पे 4 ऑप्शन दिया है। देखो जो त्र है वो त धन र से मिलके बना है, तो ये तो संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आएगा। और पूछ रहा है नहीं है, तो ये तो है, तो इसको काट देते हैं। ज्ञ ज धन य से बनता है, तो ये भी है। अगला छ किससे बनता है, क धन ख वाले स से बनता है, तो इसको भी काट देते हैं। यह फ जो है यही संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक। चलिए, किसी भी भाषा की मूल या सबसे छोटी इकाई होती है। यूपीपी 2018 का पूछा गया प्रश्न, और ये प्रश्न मैं आपको नहीं बताऊंगा क्यों? क्योंकि ये प्रश्न आप बताएंगे। बहुत आसान है, लेकिन बार बार आपके यूपीपी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न है, किसी भी भाषा की सबसे छोटी या मूल इकाई कौन सी होती है। अब आप पहचान के बताइएगा, वर्णमाला होगा, स्वर होगा कि ध्वनि होगा, ठीक है। यह प्रश्न मैं आपको देता हूं, आप हल करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला है, अर्ध स्वर इनमें से कौन सा है। अभी मैं यहां बताया हूं कि YRLV जो अंतस्थ व्यंजन है उन्हीं को अर्ध व्यंजन या अर्ध स्वर व्यंजन वर्ण, कोमल व्यंजन वर्ण अथवा अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो आपका य और र, YRLV है ना, तो य और र हो जाएगा, क और च खत्म, छोटी य और बड़ा उ खत्म, ये स्वर हो जाएगा। और यह जो है क वर्ग का है और च वर्ग का है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।